हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है और जो आज का पार्ट है ये है पार्ट 7th उसी चैप्टर का। तो चलिए हम देखते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। इसी मॉडल के थ्रू रुदरफोर्ड दैट इज साइंटिस्ट रुदरफोर्ड ने जो हमें मॉडल दिया था, इसी मॉडल के थ्रू हम सभी को एटॉमिक मॉडल का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ था। प्रीवियसली हमने देखा था एटॉमिक मॉडल में सबसे पहले जो हमने मॉडल स्टडी करा था इसमें वो था थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, जो कि सबसे पहला मॉडल था रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम जो सबसे पहले साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन करा था वो थे थॉमसन। उन्होंने ही बताया था कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा होगा। ये चीज आपको याद होगी और आपको ये भी याद होगा कि इस मॉडल को उन्होंने प्लम पुडिंग से कंपेयर किया था। पुडिंग से कंपेयर करके उन्होंने हमें क्या बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज है दैट इज कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पॉजिटिव चार्ज के क्लाउड दैट इज यहाँ पे सब पे इस पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज के क्लाउड पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, एम्बेडेड है। इस पे क्या है, वो फिक्स है। आपको यहाँ से याद आ जाएगा देख के कि उन्होंने जो अपना मॉडल था आप देख सकते हो, उसको रिलेट कर सकते हो कि उन्होंने कहा था कि जो ये स्पॉन्ज है इसका ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्लाउड ये वाला, और इस पे जो नेगेटिव चार्ज है ये हमारे पास क्या है, इसके जो ये नट्स थे, ये प्लम्स थे जो लगे हुए हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को उनके मॉडल के अकॉर्डिंगली, और जो इलेक्ट्रॉन है इसमें क्या है, ये एम्बेडेड है। पर इसके बाद इसकी जो बहुत सारी लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से ये जो मॉडल था एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। फिर इसके बाद साइंटिस्ट रुदरफोर्ड, अर्नेस्ट रुदरफोर्ड और उनके दो स्टूडेंट्स टीचर एंड मार्स्टन के साथ मिलकर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा और उसका नाम उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया। इन द ईयर 1911 में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और उन्होंने ये प्रूव कर दिया था इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि जो एटम का जो मॉडल होता है वो वैसा नहीं होता कि जैसा हमें साइंटिस्ट थॉमसन ने बताया था। उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू दैट इज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था इसी के थ्रू उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था। तो चलिए अब हम देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट के मेजर कंपोनेंट्स। जो कंपोनेंट्स थे वो क्या क्या थे। सबसे पहले उन्होंने इसमें गोल्ड फॉइल यूज करा था, बहुत ही थिन शीट का गोल्ड फॉइल यूज करा था और उसकी जो थिकनेस थी वो थी 100 नैनोमीटर। आपको पता है 1 नैनोमीटर हमने फर्स्ट चैप्टर में भी ये बच्चे किया था। आपको पता है 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻⁹ मीटर। ये आपको याद होगा। तो इसकी इतनी थिकनेस होगी, इसकी जो थिकनेस थी वो थी 100 नैनोमीटर। ये उन्होंने गोल्ड फॉइल लिया था और इसके बाद साथ ही उन्होंने अल्फा पार्टिकल लिए थे। अल्फा पार्टिकल का मतलब कि डबली चार्ज हीलियम आयन लिया था, डबली चार्ज हीलियम ये वाला, और उसका जो मास है वो क्या है, 4 यूनिट्स है, जो कि बहुत ज्यादा है अगर हम कंपेयर करें गोल्ड के। जो हमने गोल्ड यहाँ पे लिया है ना, ये वाला गोल्ड फॉइल, इसके एटम के अगर हम प्रोटॉन से कंपेयर करें तो इसका हीलियम का जो है मास वो बहुत ज्यादा है। और साथ ही उन्होंने लिया जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ये ली, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये एक फ्लोरेसेंट शीट है जिंक सल्फाइड से जो कोट हो रखी है, उसको उन्होंने आसपास रखा हुआ है डिफ्लेक्शंस को स्टडी करने के लिए, दैट इज जिंक सल्फाइड स्क्रीन। और लास्ट में उन्होंने लिया है साथ ही अल्फा पार्टिकल एमिटर। अल्फा पार्टिकल एमिटर क्या करेगा, अल्फा पार्टिकल्स को जनरेट करेगा, इसकी बीम जो है वो उसको जनरेट करेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका एक्सपेरिमेंट का एक्चुअल सेटअप क्या है। उन्होंने इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पे अल्फा पार्टिकल एमिटर रखा हुआ है, ये वाला, ये क्या है, ये अल्फा पार्टिकल एमिटर है। इसके लिए उन्होंने इसके अंदर यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये जो है ये क्या है, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा हुआ है। और जो आप ब्लैक ब्लैक देख रहे हो ये क्या है, लेड का चैम्बर है, ये वाला, ये है लेड चैम्बर। अब ये
चैम्बर जो है लेड का ही क्यों लिया उन्होंने? क्योंकि जो लेड है, ये लेड है जो, इसके पास पोटेंशियल होता है कि जो डेंजरस रेडिएशंस जो भी निकल रही हैं, देखो रेडिएटिव सब्सटेंस लिखा है, इसमें से डेंजरस रेडिएशंस तो निकलनी निकलनी है। तो जो लेड है वो यहाँ पे एक्सेस जो है, जैसे यहाँ पे हमने स्लिट कर रखा है ना, यहाँ पे छेद कर रखा है, तो इसके आस-पास जो रेडिएशंस निकलेंगी इस तरफ, तो ये एब्ज़ॉर्ब कर लेगा और इसके बैक साइड में कोई भी रेडिएशन जो निकलेगी इसकी, जो भी बीम निकलेगी, रेज़ निकलेंगी, वो पीछे की तरफ नहीं जा पाएँगी। इसका मतलब जो लेड है वो उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, इसके पास इतना पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये रेडियो एक्टिव हमने सब्सटेंस रखा है, ये क्या करेगा एमिट यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स को, यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स को ये एमिट कर देगा, ठीक है? और अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक स्लिट यहाँ पे कर रखा है इन्होंने ये वाला, ये स्लिट कर रखा है ये वाला। ये यहाँ पे बच्चे ये आपको छेद दिख रहा है, ये सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए किया हुआ है, अदरवाइज़ ये पूरा क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है? ये क्यूबिकल बॉक्स है अच्छे से कंप्लीट और इसमें आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो स्लिट करा हुआ है, ये वाला, ये जो स्लिट है यहाँ पे, ये वाला जो स्लिट है, ये इसलिए करा हुआ है कि जिससे हमें जो अल्फ़ा रे यहाँ से निकलेगी, इसके अंदर से जो निकलेगी अल्फ़ा रे, वो हमें बिल्कुल स्ट्रेट और नैरो मिले यहाँ से, कि जब निकलेगी तो बिल्कुल स्ट्रेट और नैरो मिले और यहाँ से क्या निकलेगा हमें अल्फ़ा रे निकलेंगी, अल्फ़ा पार्टिकल्स निकलेंगे, ठीक है? और बेसिकली अल्फ़ा पार्टिकल होता क्या है? अल्फ़ा पार्टिकल क्या है? अल्फा पार्टिकल एक हीलियम न्यूक्लियस है। हीलियम का न्यूक्लियस है। हीलियम का न्यूक्लियस का मतलब कि क्या है? ये इसके इक्वल होता है जिसके पास क्या है 2 प्रोटॉन्स हैं और अगर प्रोटॉन्स 2 हैं तो आपको पता है तो 2 ही इसके पास क्या होंगे? न्यूट्रॉन्स। और इसका मतलब कि एक अल्फा पार्टिकल दैट इज़ हीलियम के पास जो मास होगा वो क्या होगा? दैट इज़ 4 यूनिट्स के इक्वल होगा क्योंकि आपको पता है जो मास होता है वो क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो इसके इक्वल होगा। तो इसका जो मास होगा वो क्या हो जाएगा? 4 यूनिट्स और इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है? इट इज़ हीलियम 2 पॉज़िटिव इसके ऊपर ये चार्ज होता है। तो ये हमारे पास क्या है? ये है हीलियम दैट इज़ किसकी क्या चीज़ हुई है? अल्फा पार्टिकल, इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, ठीक है? बेसिकली आप इसको इससे अच्छे से रिलेट कर पा रहे हो, देखो जैसे ये हीलियम का एटम ले लिया हमने यहाँ पे, आप देख सकते हो कि इसके पास क्या है 2 प्रोटॉन्स, ये देखो 1, 2 ये 2 प्रोटॉन्स दिखा रहा है अपने, आप देख पा रहे हो 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 ही इसके पास क्या है न्यूट्रॉन्स हैं। ये इसका क्या है सेंटर में, ये क्या है न्यूक्लियस न्यूक्लियस और इसके आस-पास इसके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं जो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। आप इसको कैसे लिख सकते हो? अगर आप लिखना चाहें तो हीलियम को दैट इज़ 2He4 एटॉमिक मास इसका 4 है और एटॉमिक नंबर जो हीलियम का है वो है 2 और इसके पास प्रोटॉन्स आपको पता लग गए कि 2 है और न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं? इसके पास 2 ही हैं। तो आपको हीलियम और अल्फा पार्टिकल के रिगार्डिंग क्लैरिटी हो गई होगी। फिर उन्होंने क्या करा इसके बाद इस रेडियो एक्टिव सोर्स के आगे उन्होंने यहाँ पे जब यहाँ से हमें बीम निकली दैट इज़ अल्फा पार्टिकल की यहाँ से बीम निकली, इसके आगे उन्होंने एक थिन गोल्ड फॉइल ये जो है, ये क्या है? ये गोल्ड फॉइल यहाँ पे उन्होंने आगे रखा हुआ है और जो गोल्ड फॉइल है इसके अंदर भी यहाँ पे क्या है? इसके बहुत सारे एटम्स हैं। आप इसको ऐसे रिलेट करो कि जैसे ये गोल्ड फॉइल रखा है उन्होंने, ये है। ये गोल्ड फॉइल है, बहुत थिन जिसकी हमने अभी देखा कि उसका कितना थिकनेस है 100 नैनोमीटर्स और इसमें कितने इसके बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारे एटम्स ऐसे-ऐसे इसकी एटम्स हैं और इसको उन्होंने किसके सामने रख दिया है वहाँ पे अल्फा बीम के सामने। आप इसको अच्छे से रिलेट कर पाओगे ऐसे, तो यहाँ पे उन्होंने गोल्ड फॉइल ये लिया था। अब उन्होंने यहाँ पे गोल्ड फॉइल क्यों लिया? गोल्ड ही क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा मेटल रखना था जो कि क्या होता? अनरिएक्टिव और उस टाइम में सबसे ज़्यादा जो अनरिएक्टिव मेटल था, वो कौन-सा था? गोल्ड। आप देख पा रहे हो कि गोल्ड के कितने ऑर्नामेंट्स हम पहनते हैं, तो वो रिएक्शन नहीं करते हैं, वो बिल्कुल सेफ हैं, इसीलिए हम सब पहनते हैं गोल्ड के ऑर्नामेंट्स। तो आप उससे रिलेट कर पाओगे कि जो गोल्ड है, वो क्या है? वो अनरिएक्टिव मेटल है। तो अगर यहाँ पे कोई मेटल हम ऐसे लेते जो खुद भी रिएक्शन कर देता, तो ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल ना हो पाता क्योंकि वो खुद ही कुछ ना कुछ रिएक्शन कर रहा है यहाँ पे मेटल। तो मेटल ऐसा लेना था कि जो खुद कोई रिएक्शन ना कर पाए। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया? गोल्ड, जो कि अनरिएक्टिव मेटल है। ठीक है? फिर इसके बाद हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो इस गोल्ड फॉइल के जो आस-पास, ये आप देख पा रहे हो ये, इसके जो आस-पास यहाँ पे उन्होंने एक ज़िंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई हुई है, यहाँ पे।
ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन लगाई हुई है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल्स को हम इज़िली डिटेक्ट कर सकते हैं। ये अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे कहाँ पर हैं, जो कि हमने पहले भी एक्सपेरिमेंट में देखा था कि जो स्क्रीन है ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। ये वाली स्क्रीन कौन-सी है? फ्लोरेसेंट स्क्रीन है और जिस पर फ्लोरेसेंट स्क्रीन का मतलब क्या है कि इस पर हमें क्या दिखेगा? ग्लो। ग्लो दिखेगा, जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स इस पे हिट करेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या दिखेगा? ग्लो और आपको पता है इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लोरेसेंस। हमने आपको याद आ गया होगा, हमने पहले भी प्रीवियसली जो हमने लेसन्स देखे हैं, उसमें हमने ये चीज़ को अच्छे से देखा है कि इसकी जब से ज़िंक सल्फाइड पे हम इसको कोट कर देते हैं, तो ये यहाँ पे हमारे पास जब भी कोई भी बीम इस पे हिट करेगी, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जब हिट करता है, तो ये हमें ग्लो दिखाता है और ग्लो का मतलब क्या होता है कि कहाँ पे यहाँ पे पार्टिकल या बीम इसके ऊपर हिट करी है। अब जब ये अल्फा पार्टिकल्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं, ये अल्फा पार्टिकल्स जो यहाँ से आ रही हैं ना, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये रेडिएशन जब ये वाले लेड ब्लॉक से यहाँ से लेड के चैम्बर से जब निकलेगी, ये स्लिट को क्रॉस करते हुए यहाँ पे गोल्ड फॉइल पर यहाँ पे फॉल करती है, यहाँ पे। और फिर इसके बाद अल्फा पार्टिकल्स जो क्या हैं, ये स्कैटर हो जाते हैं। ये अल्फा पार्टिकल्स ये स्कैटर हो गए हैं सब तरफ। ये आप देख पा रहे हो अल्फा पार्टिकल्स जो हैं क्या है ये स्कैटर हो गए हैं इधर 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 ये सब एक तरफ स्कैटर हो गए हैं और अलग अलग एंगल पर क्या कर रहे हैं डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं और ये अल्फा पार्टिकल जो है जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर जब यहाँ पे हिट करेंगे तब उस पर हमें ग्लो यहाँ पे देखने को मिलेगा और जिसकी वजह से हम लोग अल्फा पार्टिकल्स को इजीली यहाँ पे क्या करेंगे डिटेक्ट कर सकते हैं और इसमें क्या उन्होंने देखा कि कुछ रेज़ जो थी यहाँ पे बिना डिफ्लेक्शन शो करते हुए, सीधा पाथ फ़ॉलो करते हुए यहाँ से निकल गई। इसका मतलब कि ज़्यादातर जो थी अल्फ़ा पार्टिकल की जो बीम थी वो डिफ्लेक्शन क्या करा उसने क्या करा, शो ही नहीं करा, सिर्फ़ स्ट्रेट पाथ पर ही फ़ॉलो यहाँ से करते हुए गोल्ड फॉइल के एटम्स को क्रॉस करते हुए यहाँ से निकल गई, ऐसे। तो उन्होंने इस चीज़ से क्या देखा कि एटम के अंदर जो है बहुत सारी स्पेस क्या है, इसके अंदर खाली है, एम्प्टी है। अब उन्होंने एटम के सेंटर की तरफ रेज़ भेजी, जैसे आप इससे रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो कि ये हमारे पास एक एटम ले लिया हमने गोल्ड फॉइल का, जैसे गोल्ड फॉइल थी ना पीछे मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था कि उसमें बहुत सारे एटम थे यहाँ पे। तो हमने उसमें से एक एटम को ये आपने पिक्चर से रिलेट कर सकते हो, एक एटम ले लिया। तो अब उन्होंने यहाँ पे क्या करा सेंटर की तरफ, यहाँ से सेंटर की तरफ को उन्होंने ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो रे को फॉल करवाया। जब यहाँ से उन्होंने सेंटर की तरफ को रे को फॉल करवाया तब उन्होंने क्या देखा कि जो रे है वो डिफ्लेक्ट हो गई। ये आप देख पा रहे हो डिफ्लेक्ट हो गई। ये डिफ्लेक्शन ये आपको अच्छे से दिख रही है डिफ्लेक्शन। ये डिफ्लेक्शन हो गई यहाँ पे, ये यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो हो गई। तब उनको लगा कि कुछ सेंटर में कुछ ऐसा एटम है जिसकी वजह से अल्फा रे क्या है ये डिफ्लेक्शन शो कर रही है। तो उन्होंने जब यहाँ पे इसको और अच्छे से देखने के लिए उन्होंने क्या करा कि उन्होंने जो बीम थी अल्फा रे की उसको बिल्कुल सेंटर से यहाँ पर उन्होंने इसके ऊपर फॉल करवाया। तब उन्होंने क्या देखा कि जो बीम थी वो बाउंस बैक हो गई। बाउंस बैक का मतलब उसने पूरा का पूरा अपना पाथ रिवर्ट कर लिया एज़ इट इज़। बाउंस हो गई तब उन्हें लगा कि सेंटर में कुछ ना कुछ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव चार्ज है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव चार्ज से फ़िल्ड है, क्योंकि पॉज़िटिव ही रिपेल करते हैं आपस में। यहाँ पे अगर इसने अपना पाथ बाउंस बैक किया है, पीछे चली गई दोबारा से, आ रही थी और पीछे चली गई, तो इसने जैसे बाउंस बैक करा तो ऑब्वियसली जो सेंटर है इसका ये क्या है? पॉज़िटिव चार्ज है और पॉज़िटिव आपको पता है स्टूडेंट्स कि ये क्या करते हैं आपस में रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस जो हैं वो रिपेल करेंगे और ऑपोजिट चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या हुआ यहाँ पे रिपेल हो गई। तो यहाँ पे क्या देखा कि सेंटर पार्ट जो क्या है अगर नेगेटिवली चार्ज होता, ये वाला पार्ट जो है अगर नेगेटिवली चार्ज होता, तो ये रे क्या करती? इसकी तरफ को जाती मतलब अट्रैक्ट होती इसकी तरफ। पर इसने क्या देखा हमने कि इसने तो अपना पाथ ही बिल्कुल क्या कर दिया रिवर्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो सेंटर में ये पॉज़िटिव है, ये पॉज़िटिव चार्ज है, कह लो प्रोटॉन है। उन्होंने ये देखा कि ये पॉज़िटिव चार्ज से बना हुआ है जहाँ पर सारा का सारा एटम का मास यहाँ पे कंसंट्रेट होता है। और उन्होंने इसी के आगे चलकर इसको न्यूक्लियस का भी नाम दिया, जिसमें उन्होंने बताया हमारे साइंटिस्ट रदरफोर्ड ने कि जो प्रोटॉन यहाँ पे जो रहता है, यहाँ पे सेंटर में, न्यूट्रॉन का इसके बाद डिस्कवरी हुई थी, उसके बाद पता लगा था। तो जब पता लगा था तो ये उन्होंने
बिल्कुल इसको प्रूव करा था कि जो एटम का मास है, इसके अंदर ही कंसंट्रेट होता है, यहाँ पे सेंटर में। और जो मास होता है, वो होता है जो मास है, वो किसके इक्वल होता है आपको पता है? दैट इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कितने हैं, वो किसके इक्वल होता है? हमारा मास के इक्वल होता है। और इस न्यूक्लियस में ये दोनों यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, इस दोनों इसमें क्या है? दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यही सेंटर में रहते हैं, जिसकी हम लोग क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस। और ये उन्होंने यहाँ से न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी, हमारे साइंटिस्ट रुदरफोर्ड ने। और उन्होंने इसका यहाँ पे साथ ही साथ उन्होंने क्या देखा, अगर वो आप ये देखो, ये गोल्ड फॉइल है हमारे पास और ये एटम है गोल्ड फॉइल के ये सारे। तो उन्होंने साथ ही साथ क्या देखा कि जो डिफ्लेक्शंस हुई थी यहाँ पे, जैसे ये सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है, ये वाला आप देख पा रहे हो, ये न्यूक्लियस है सेंटर में सारे। तो अगर यहाँ पे सेंटर में उन्होंने भेजा था आस-पास, तो यहाँ से हमें डिफ्लेक्शन ऐसे दिखी थी। और अगर इसके यहाँ से आस-पास सेंटर के भेजो तो इसकी डिफ्लेक्शन ऐसे होगी। फिर उन्होंने यहाँ पे क्या देखा कि इसका पहला ये वाला और लास्ट वाला डिफ्लेक्शन उन्होंने यहाँ पे नोट कर लिया। इसका मतलब इन दोनों के बीच में ही जो थी, वो क्या हुआ? डिफ्लेक्शन हुआ था। और जो ये हमारे पास ये डिस्टेंस है, ये वाला, इतना जो ये डिस्टेंस है, ये वाला, ये जो डिस्टेंस जो आया है, ये ही न्यूक्लियस के साइज़ है। इसका मतलब कि ये जो साइज़ का मतलब क्या है? ये है डायामीटर, न्यूक्लियस का डायामीटर। क्योंकि इतने ही पार्ट से यहाँ पे क्या है? स्ट्रांगली डिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका मतलब कि इतने ही पार्ट में क्या है? पॉजिटिवली चार्ज हमारे पास यहाँ पे सेंटर में कंसंट्रेट कर रहा है। तो अगर यही डायामीटर आ गया हमारा, तो अगर हम इसको हाफ कर दें, दैट इज़ डिवाइड बाय 2 कर दें, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? रेडियस। यहाँ से हमें रेडियस मिल जाएगा। तो न्यूक्लियस जो है, ये एटम के क्या है? सेंटर का सबसे डेंस पार्ट होता है। सबसे ज़्यादा डेंस पार्ट होता है सेंटर का, रिजिड पार्ट होता है, जो कि एटम के सेंटर में प्रेज़ेंट होता है और जिसके पास यहाँ पे क्या है? पॉज़िटिव चार्ज होता है। मीन्स प्रोटॉन्स हैं और मास भी यहीं पर सारा का सारा कंसंट्रेट होता है। तो अल्फा पार्टिकल्स क्या है? बहुत ही छोटे एंगल पर भी डिफ्लेक्ट हुए। यहाँ पे एंगल जो उनका था वेरी करता रहा। कुछ छोटे एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, कुछ ज़्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए। जो छोटे एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, उससे हमें ये पता चला कि जो एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, वो यूनिफ़ॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अगर जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर यूनिफ़ॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शंस बहुत ज़्यादा होती। पर यहाँ पे हमने क्या देखा कि डिफ्लेक्शन सिर्फ़ इतने पार्ट में हो रही है। तो इससे हमें क्या देखने को मिला कि इसमें पॉज़िटिव चार्ज यूनिफ़ॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, नहीं होता, बल्कि एक बहुत ही छोटे रीजन में, यहाँ पे छोटे रीजन में ये पॉज़िटिव चार्ज कंसंट्रेटेड रहता है। जो कि ये जो पॉइंट था, ये साइंटिस्ट थॉमसन ने कहा था ना कि पॉजिटिव चार्ज सब तरफ होता है, तो ये बिल्कुल यहाँ से प्रूफ हो गया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही छोटे पार्ट पे यहाँ पे कंसंट्रेटेड रहता है। और बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स, दैट इज़ 1 इन 20,000 आप ये कह लो, इतने कम में सिर्फ एक ही बहुत कम अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री, दैट इज़ यहाँ पे जिन्होंने अपना पाथ जो था वो क्या था? रिवर्ट किया था, बाउंस बैक जो हुआ था वो। इसको आप यहाँ से अच्छे से देख पाओगे अब। ये जो पार्ट था, ये वाला, यहाँ से जो इन्होंने रिवर्ट करा था, दैट इज़ 1 इन 20,000। अगर आप देखो अल्फा पार्टिकल्स में उन्होंने बाउंस बैक करा था यहाँ पे। तो हमें ये पता चला कि जो पॉज़िटिव चार्ज है, ये वाला, जो पॉज़िटिव चार्ज पार्टिकल है, वो बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहा है। आप यहाँ से अच्छे से इसको रिलेट कर पाओगे। अब हम देखते हैं इसके पॉइंट्स, जो क्या-क्या पॉइंट्स थे। यहाँ पे रुदरफोर्ड ने क्या करा, बॉम्बार्ड करवाया थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल विद हाई एनर्जी स्ट्रीम्स ऑफ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल के साथ उनको बॉम्बार्ड करवाया। और उसके साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, थिन गोल्ड फॉइल को सर्कुलर फ्लोरेसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन के आसपास उसको क्या करा था, एक उन्होंने शीट क्रिएट करी थी। ऐसे आपको याद है, अभी हमने पीछे देखा है। तो जब भी अल्फा पार्टिकल उस पे स्ट्राइक करेंगे तो हमें वहां पे ब्राइट स्पॉटिंग दिखेगी जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे। वो क्यों दिखेगी? ड्यू टू फ्लोरेसेंस। अब उन्होंने क्या बोला कि जो, अगर हम थॉमसन की बात करें, तो उन्होंने क्या कहा था कि जो सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स हैं, वो सारी जो फॉइल है, उसको क्या करेंगे? डिफ्लेक्शन शो करेंगे।
पर यहाँ पे उन्होंने क्या देखा, रुदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से क्या-क्या ऑब्ज़र्व करा, जो चीज़ें उन्होंने ऑब्ज़र्व करी वो बिल्कुल ही ऑपोज़िट थी, जो कि हमारे साइंटिस्ट थॉमसन ने अपने मॉडल में प्रपोज़ करी थी। तो अब देखते हैं उनकी क्या-क्या ऑब्ज़र्वेशंस थी। उन्होंने क्या देखा कि जो अल्फ़ा पार्टिकल थे वो पॉज़िटिवली चार्ज्ड हैं। हमें ये पता है अल्फ़ा पार्टिकल दैट इज़ हीलियम He2 पॉज़िटिव और न्यूक्लियस जो है वो भी क्या है पॉज़िटिवली चार्ज रीजन है एटम का। ये भी हमने साथ ही साथ देख लिया अभी एक्सपेरिमेंट में। अब हमने क्या देखा कि जो लाइक चार्जेस हैं वो आपस में रिपेल करते हैं ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स की वजह से और अनलाइक चार्जेस आपस में क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? वही जैसे पॉज़िटिव और पॉज़िटिव लाइक चार्जेस ये रिपल्शन दिखाएँगे और जो अनलाइक चार्जेस हैं पॉज़िटिव नेगेटिव ये अट्रैक्शन दिखाएँगे। तो जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास जा रहा था, तो वहाँ से क्या हुआ? रिपल्शन उनके बीच में हुई। किस-किस के बीच में? न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में। दैट इज़ इससे हमें क्या पता चला कि दोनों ही क्या है? पॉज़िटिवली चार्ज हैं, अल्फा पार्टिकल भी और न्यूक्लियस भी। आपको इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, जैसे कि हमारे पास अल्फा पार्टिकल की बीम आ रही है, ये आ रही है अल्फा पार्टिकल्स, ये न्यूक्लियस है यहाँ पे और ये क्या है पॉजिटिवली चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है? तो यहाँ से जब हमारे पास बीम आई, यहाँ पे पार्टिकल्स ने ट्रैवल करा, तो इन्होंने यहाँ पे क्या करा अपना पाथ डिफ्लेक्ट कर लिया, ये वाला, ये डिफ्लेक्ट कर लिया पाथ अपना, दैट इज़ किसकी वजह से? क्योंकि इनके बीच में रिपल्शन हुई। रिपल्शन क्यों हुई? क्योंकि दोनों के पास पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है अल्फा पार्टिकल के पास पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये जब पाथ इन्होंने फॉलो करा तो ये डिफ्लेक्शन शो करी ड्यू टू रिपल्शन। इनके बीच में क्या फोर्स एग्जिस्ट हुई? दैट इज इनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस शो हुई बीच में अल्फा पार्टिकल के और न्यूक्लियस के बीच में। और साथ ही इन्होंने जो डिफ्लेक्शन दिखाई यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की, वो एक एंगल्स पे दिखी हैं। कैसे? देखो आप, ये अल्फा पार्टिकल की बीम आई यहाँ से और ये न्यूक्लियस है, तो इनकी अलग-अलग एंगल्स पे शो हो रही है यहाँ पे। जो इनकी डिफ्लेक्शन हुई है, ये एंगल थीटा आप देख पा रहे हो। और साथ ही जैसे-जैसे इनका डिस्टेंस एज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज़ पार्टिकल्स और न्यूक्लियस, दैट इज़ अल्फा पार्टिकल के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में जैसे-जैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा, वैसे-वैसे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इंक्रीज़ होता जाएगा। आप देखो, ये हमारा न्यूक्लियस है और यहाँ पे क्या हुआ, ये आ रही है हमारी स्ट्रेट, जो हमने बिल्कुल सेंटर से जो हमने बीम पास करी, उसने क्या करा? बाउंस बैक हो गई। बिल्कुल ही उसने पाथ अपना रिवर्ट कर लिया, ठीक है? और अब यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारी बीम आई सेंटर से थोड़ा-सा इधर उसके आस-पास न्यूक्लियस के और इसने यहाँ से डिफ्लेक्शन शो कर दी, देखो ये वाली। और इसने जो डिफ्लेक्शन दिखाई है वो बहुत बड़े एंगल पे दिखाई है ना? और आप ये देखो बीम, ये वाली जो बीम आ रही है ये उसके कंपैरेटिव इसका जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो बहुत कम है, ऐसे-ऐसे, ठीक है? तो जैसे-जैसे इनका डिस्टेंस दैट इज़ अल्फा पार्टिकल का और न्यूक्लियस का डिक्रीज़ होता जाएगा, वैसे-वैसे डिफ्लेक्शन का एंगल जो क्या है, इंक्रीज़ होता रहेगा। और जो न्यूक्लियस के बहुत ही दूर है रे देखो, ये वाली, ये तो इसने कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं दिखाई, रिमेन्स अनडिफ्लेक्टेड। इसने कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई। और जो उसके आस-पास जो हमारी यहाँ पे बीम जा रही है अल्फा पार्टिकल की, उन्होंने डिफ्लेक्शन बहुत ही छोटी एंगल से दिखाई। ये आप देख पा रहे हो, ये वाले, ठीक है? और इसके साथ ही उन्होंने बोला कि जो पार्टिकल्स हैं, वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे अलग-अलग डायरेक्शन में और अलग-अलग एंगल के साथ। और साथ ही उन्होंने क्या पाया कि जो पार्टिकल्स हैं, वो स्ट्रेट पास कर रहे थे फॉयल के थ्रू, गोल्ड फॉयल के। उन्होंने कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई, काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल्स ने। इससे हम क्या रिलेट कर पा रहे हैं कि जो एटम है, उसके अंदर बहुत सी स्पेस क्या है, खाली है। और कुछ अल्फा पार्टिकल्स ने बहुत ही छोटे एंगल पे डिफ्लेक्शन दिखाई। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि आपको पता है अल्फा पार्टिकल क्या-क्या है? पॉजिटिवली चार्ज और न्यूक्लियस भी हमारा क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। तो उन्होंने बहुत छोटे एंगल पे डिफ्लेक्शन दिखाई, इसका मतलब क्या हुआ कि जब डिफ्लेक्शन वो दिखा रहे थे, क्यों दिखाई? विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव चार्ज दिखाई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे पॉजिटिव न्यूक्लियस है हमारा सेंटर में। जो एटम है गोल्ड के, जो हमने एटम लिया है, गोल्ड फॉइल पे जो एटम्स हैं, उसके सेंटर पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज़ न्यूक्लियस है उसके सेंटर में। or one of 20,000 alpha particles get deflected by 180 degrees or retraces its path after striking the foil. तो आपको ये पहले भी बताया मैंने कि अगर 20,000 हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स हैं तो उसमें से सिर्फ एक ही डिफ्लेक्ट हुआ 180 डिग्रीज, दैट इज बाउंस बैक हो गया। तो इसमें हमें क्या पता चला कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही छोटा है, एक्सट्रीमली स्मॉल है, और वो क्या है, जहां पर मास और चार्ज एटम का कंसंट्रेट होता है।
और जो डिफ्लेक्शन है इनकी जो अल्फा पार्टिकल्स की, वो हम किसके थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं? कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है वो देख लेते हैं। कूलम्ब्स लॉ होता है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन किस-किस के बीच में, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में, किसी भी 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, वो किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, ये चार्जेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R2। यहाँ पे Q1 Q2 क्या है? चार्जेस है। R क्या है हमारे पास? डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ द चार्जेस। और K हमारे पास क्या है यहाँ पे? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसी वजह से अल्फा पार्टिकल जब स्ट्राइक कर रही थी ना फॉइल पे, गोल्ड के फॉइल पे, तो कुछ उसमें से अनडिफ्लेक्टेड थी, डिफ्लेक्शन शो ही नहीं करी, और कुछ ने बहुत ही छोटे एंगल पे डिफ्लेक्शन दिखाई, और कुछ जो थी वो बिल्कुल ही बाउंस बैक हो गई, दैट इज उन्होंने अपना पाथ ही बिल्कुल रिवर्ट कर लिया था। इसके साथ ही उन्होंने कंक्लूजन्स दिए अपने एक्सपेरिमेंट के। अब वो क्या-क्या कंक्लूजन्स थे, अब हम वो देख लेते हैं। रुदरफोर्ड के कंक्लूजन्स क्या थे? उन्होंने बोला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी। उन्होंने ये बोला कि as a significant fraction of particles bombarded on the gold foil pass straight through the foil, it was concluded that a lot of space inside an atom is empty. इन्होंने जब हमने यहाँ पे बॉम्बार्ड करवाया था गोल्ड फॉइल के, तो उन्होंने कोई भी डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं थी, तो इसकी वजह से उन्होंने इससे कंक्लूड किया था कि जो बहुत सी स्पेस है एटम के अंदर वो क्या है? एम्प्टी है। और इन्होंने बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्म। जो पॉजिटिव चार्ज है वो नॉन यूनिफॉर्म है। ये कैसे पता चला था? क्योंकि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे उन्होंने डिफ्लेक्शन दिखाई बहुत ही छोटे एंगल से, बहुत ही ज्यादा छोटे एंगल से, और it was assumed that positive charge occupies little space and is non-uniformly distributed. जब हमने छोटे एंगल से डिफ्लेक्शन दिखाई, तो जब पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होगा तभी डिफ्लेक्शन दिखाई है, और वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि डिफ्लेक्शन तभी दिखा रहे थे जब वो सेंटर के आसपास में थे अल्फा पार्टिकल्स। अदरवाइज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो डिफ्लेक्शन कहीं भी वो रे हमारे पास उसके ऊपर आती एटम के ऊपर, तो वो डिफ्लेक्शन दिखाते दिखाते, तो इसकी वजह से उन्हें पता चला कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉजिटिवली चार्ज की वो नॉन यूनिफॉर्म है। इसके बाद उन्होंने और बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंसंट्रेट कर रहा है बहुत ही छोटे वॉल्यूम में। ये भी उन्हें पता चला। कैसे पता चला? क्योंकि बहुत ही कम जो थी अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने डिफ्लेक्शन दिखाया था, और जो डिफ्लेक्शन था वो किसकी वजह से था? रिपल्सिव फोर्स की वजह से था। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज दैट इज अल्फा पार्टिकल के पास ही पॉजिटिव चार्ज था और न्यूक्लियस के पास ही पॉजिटिव चार्ज था, तो इनके बीच में क्या आ गई? रिपल्शन फोर्स आई। तो रिपल्शन की वजह से यहाँ पे क्या हुआ? उन्होंने डिफ्लेक्शन दिखाई थी। अगर हम थॉमसन की देखें, साइंटिस्ट थॉमसन, तो उन्होंने तो कहा था ना कि सारे इस पे एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ये सारा पॉजिटिव चार्ज, पर ऐसा नहीं हुआ। पॉजिटिव चार्ज सिर्फ सेंटर में पाया गया। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंटर में पाया गया और बहुत ही छोटा वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई करा। उसी की वजह से अल्फा पार्टिकल्स ने डिफ्लेक्शन दिखाई विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द एटम। अब ये सब डिस्कवरी की वजह से हमें क्या पता चला? साइंटिस्ट रुदरफोर्ड ने हमें क्या बताया कि न्यूक्लियस है हमारे सेंटर ऑफ एन एटम के बीच में। तो उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी इन सब ऑब्जर्वेशंस के साथ-साथ में। और उन्होंने बोला कि सेंटर ऑफ एन एटम देयर इज अ स्मॉल रीजन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। क्या बोला उन्होंने? कि ये एटम है अगर, तो इसके सेंटर में यहाँ पे क्या है? स्मॉल रीजन है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और इसको उन्होंने क्या नाम दिया? इसका नाम दिया उन्होंने न्यूक्लियस। और साथ ही उन्होंने और क्या बताया कि जो रीजन है, दिस रीजन इज नेम्ड एज न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और is considered to be very small related to the size of the atom. इन्होंने क्या बोला इसमें? कि जो न्यूक्लियस है, ये एटम है और ये न्यूक्लियस है। दैट इज न्यूक्लियस का जो साइज है वो एटम के कंपैरेटिव, ये वाला जो एटम है वो बहुत छोटा है। ये है पॉजिटिव चार्ज। ये हमें पता चल गया है कि ये छोटा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है एज कंपेयर टू एटम। Calculations by Rutherford showed that volume occupied by the nucleus is negligibly small as compared to the total volume of the atom. और उन्होंने कैलकुलेशंस के थ्रू भी ये शो करा कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही छोटा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है एज कंपेयर टू द एटम। और रेडियस ऑफ द एटम कितना निकला? रेडियस ऑफ द एटम इज 10 की पावर -10 मीटर। और न्यूक्लियस ऑफ
रेडियस का जो न्यूक्लियस है, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस कितना निकला? 10 की पावर -15 मीटर्स। तो ये उन्होंने बताया कि रेडियस कितना मिलेगा एटम का? 10⁻⁻10 मीटर्स, और इसका न्यूक्लियस का कितना है? 10⁻15। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको रिलेट कर सकते हो कि जैसे क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल इतनी सी होती है, हमने सबने देखा है क्रिकेट बॉल। अगर उसको हम न्यूक्लियस इमेजिन कर लें, तो जो उसके आसपास का जो रेडियस होगा 5 किलोमीटर के अराउंड, वो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? एटम। जैसे उन्होंने क्या बोला कि ये हमारे पास बॉल है, क्रिकेट बॉल, ये हमने क्रिकेट बॉल ले ली, और इसके 5 सेंटीमीटर के रेडियस के अराउंड आप देख लो, ये हमारे पास क्या हो गया? ये है एटम, और ये है न्यूक्लियस। इसको आप अच्छे से रिलेट कर पा रहे हो। एटम का जो रेडियस है वो है 10 की पावर -10 मीटर्स, और न्यूक्लियस का कितना है? 10 की पावर -15 मीटर्स। ठीक है। अब इसके साथ ही उन्होंने क्या दिखाया कि जो न्यूक्लियस है यहाँ पे, वो कहाँ है? सेंटर में प्रेजेंट होता है एटम के, और सेंटर में जो प्रेजेंट होता है उसके पास क्या क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है यहाँ पे सेंटर में, और उसके आसपास जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे घूम रहे हैं, ये जो आप पाथ देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन इसके आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं, और जिस पाथ पे ये रिवॉल्व करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट। ये उनका फिक्स पाथ है, दैट इज ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। और ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और ये इलेक्ट्रॉन हमारे रिवॉल्व कर रहे हैं इन्हीं के अराउंड, दैट इज ऑर्बिट में। फिर इसके बाद उनका जो मॉडल आया, अब हम वो देख लेते हैं। रुदरफोर्ड ने प्रपोज करा अपना एटॉमिक मॉडल, जिन्होंने क्या इंडिकेट करा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है किसी भी एलिमेंट का। तो इनके हम पॉइंट्स देख लेते हैं। इन्होंने क्या बोला? पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम वाज डेंसली कंसंट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन। बहुत ही छोटे रीजन पे कंसंट्रेट होता है कि क्या क्या? चार्ज और किस मास ऑफ एटम का। और ये जो पोर्शन होता है जो बहुत ही छोटे रीजन पे होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, जिसकी डिस्कवरी किसने करी? साइंटिस्ट रुदरफोर्ड ने। और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल सराउंड द एटम एंड रिवॉल्व एट अ वेरी हाई स्पीड इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, दैट इज इलेक्ट्रॉन, जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं बहुत ही हाई स्पीड से एक फिक्स सर्कुलर पाथ। फिक्स सर्कुलर पाथ करा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। आप यहाँ से रिलेट कर पाओगे, ये जो पाथ है ये इनका फिक्स पाथ है इलेक्ट्रॉन का, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट, ये वाला। आप इसको और भी अच्छे से रिलेट कर सकते हो, जैसे सोलर सिस्टम होता है हमारा। सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में जैसे न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस जो रोल प्ले किसका कर रहा है? सन का। जैसे हमारे सूर्य देव हैं, सन है यहाँ पे, और सन के आसपास हमारे क्या घूमते हैं? आपको पता है, दैट इज प्लैनेट्स घूमते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे प्लैनेट्स का रोल प्ले कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है? प्लैनेट्स घूम रहे हैं यहाँ पे आसपास। वैसे ही एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं यहाँ पे, ऐसे। और जो ये सर्कुलर मोशन यहाँ पे ये दिखा रहे हैं, और इसी के पाथ को बोलते हैं ऑर्बिट, ये वाला। आपको ये टर्म क्लियर होगी होगी ऑर्बिट अब यहाँ से। तो चलिए अब आगे चलते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस जो है वो किस फोर्स के थ्रू आपस में टिके हुए हैं? दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, क्योंकि न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है। अब इसके बाद इनकी भी कुछ ड्रॉबैक्स थी, तो अब हम ड्रॉबैक्स देख लेते हैं। ड्रॉबैक्स क्या-क्या है साइंटिस्ट रुदरफोर्ड के मॉडल की? तो लिमिटेशंस जो हैं वो क्या-क्या हैं? अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है यहाँ पे ऐसे, और साथ ही यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ये क्या है? नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज है, जो आपस में इनको होल्ड रखता है, जिसके ऊपर यहाँ पे क्या है? ये नेगेटिव चार्ज है। और ये फिक्स पाथ पर क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, और जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। अब क्या है? एटम के अंदर काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे, एटम के अंदर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है। तो थॉमसन, साइंटिस्ट जो थॉमसन थे, वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। रुदरफोर्ड साइंटिस्ट ने इस चीज को एक्सप्लेन करा कि क्या बताया उन्होंने, जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहे हैं, ये जो रिवॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, वो एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रहे हैं, और इसलिए इनके पास यहाँ पे क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि ये एक फिक्स पाथ पे घूम रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन।
और जो इलेक्ट्रॉन पोजेस करता है काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो ही एनर्जी हम बोलते हैं एटम की, यहाँ पे एटम की। तो ये बात रुदरफोर्ड ने प्रूव करी। न्यूक्लियस के अराउंड की इलेक्ट्रॉन फिक्स एक सर्कुलर पाथ में क्या कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे मूव कर रहे हैं, और वो एक अपनी वेलोसिटी, एक एक्सेलरेशन होती है उनके पास, यहाँ पे अपनी एक एक्सेलरेशन के साथ वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। चाहे उनके पास एक कांस्टेंट स्पीड हो, पर उनके पास अपनी एक एक्सेलरेशन भी होती है। एक्सेलरेशन क्यों होती है? क्योंकि उनकी जो क्या है, बिकॉज ऑफ चेंजिंग डायरेक्शन, क्योंकि उनकी डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है, इवन दो वहां पे वो एक फिक्स पाथ पे घूम रहे हैं, वो घूम तो रहे हैं ना फिर भी, इसलिए। तो यहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि मैक्सवेल जो थे, साइंटिस्ट मैक्सवेल, उनकी एक थ्योरी थी रिगार्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये उन्होंने थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल के अराउंड कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल, ये हमारा दूसरा चार्ज पार्टिकल होगा इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा चार्ज पार्टिकल अगर कोई भी इसके रिवॉल्व कर रहा है, इसके आसपास अगर घूम रहा है, तो ये जो पार्टिकल है जो उसके आसपास यहाँ पे घूम रहा है, दैट इज ये वाला पार्टिकल जो घूम रहा है, ये कंटिन्यूसली अपने अंदर से कुछ एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करेगा, एनर्जी को रेडिएट करता जाएगा कंटिन्यूसली, और उसका जो पाथ होगा यहाँ पे, उसका जो पाथ दैट इज वो क्या हो जाएगा, स्पाइरल पाथ की तरह, ये वाला ऐसे ऐसे, ये वाला पाथ स्पाइरल पाथ की तरह हो जाएगा। मींस पाथ क्या हो जाएगा, उसका छोटा होता रहेगा, ऐसे वो घूमेगा, ऐसे ऐसे, और वो छोटा होता जाएगा, और वो इस पर आकर यहाँ पे फिर छोटा-छोटा होता होके यहाँ पे सेंटर में क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, और मतलब कोलैप्स का मतलब खत्म हो जाएगा अंदर आके यहाँ पे, और जो इसके ऊपर मतलब जो घूम रहा है चार्ज पार्टिकल, वो इसके अंदर आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, इसके अंदर गिर जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड, हमारे जो साइंटिस्ट थे, एटम में उन्होंने ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन तो हुई नहीं। एटम में तो कुछ कोलैप्स उनको देखने को मिला ही नहीं। इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली अपने यहाँ पे ऑर्बिट में घूम रहे हैं, यहाँ तो आराम से घूमे जा रहे हैं वो तो। ऐसा कुछ कोलैप्स देखने को मिला ही नहीं, पर रुदरफोर्ड फिर इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाए। मैक्सवेल ने उस टाइम अपनी थ्योरी को उन्होंने प्रूव किया था, पर लेकिन रुदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्यों इसके अंदर कोलैप्स नहीं कर पाए न्यूक्लियस के, और क्यों इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पाथ फॉलो क्यों नहीं करा उसने, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट जो है रुदरफोर्ड ने इन सब चीजों को आंसर वो नहीं कर पाए, उन्होंने जस्टिफाई नहीं कर पाए। उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पाथ, ये वाला जो पाथ है, इस पर घूम रहा है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि इन सब की जो एनर्जी है, इन सब की जो एनर्जी भी है, वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, एनर्जी सबकी सेम रहेगी। पर जब एटम के अंदर देखा कि अलग-अलग इलेक्ट्रॉन्स, अब इलेक्ट्रॉन एक थोड़ा ना है, बहुत सारे घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो जब अलग-अलग इलेक्ट्रॉन्स की टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो देखी, वो सेम नहीं थी, वो डिफरेंट थी। जब वो डिफरेंट पाई गई एनर्जी, इसका मतलब कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन जो हैं, वो एक फिक्स पाथ पर नहीं घूम रहे हैं, बल्कि अलग-अलग रास्ते, मीन्स अलग-अलग, ये न्यूक्लियस है, अलग-अलग शेल्स में घूम रहे हैं, यहाँ पे ऐसे अलग-अलग शेल्स में घूम रहे हैं। तो ये चीज़ साइंटिस्ट रुदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये सब चीज़ें। क्योंकि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बताया उन्होंने, उन्होंने वो भी नहीं बताया कि जो एनर्जीज़ थी इलेक्ट्रॉन्स की वो डिफरेंट-डिफरेंट क्यों थी। तो ये सब चीज़ें वो इस चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो रुदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स, उन्होंने ये भी नहीं एक्सप्लेन करी, जो कि मैक्सवेल थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी। ये सब बातें उन्होंने एक्सप्लेन नहीं करी, और अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंगली जो इलेक्ट्रॉन है वो कोलैप्स कर जाना चाहिए था विद इन 10⁻⁻8 सेकंड्स, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। रुदरफोर्ड डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। उन्होंने उनकी अरेंजमेंट कैसी है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है इलेक्ट्रॉन की, ये सब चीजें, एनर्जी कैसी है, ये सब चीजें उन्होंने नहीं बताई। तो ये सब थी ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की। ये हमारा हुआ आज ये टॉपिक फिनिश स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे विद आवर न्यू मॉडल, तब तक के लिए आप इस टॉपिक को रिवाइज कीजिए। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बता सकते हैं। तब तक के लिए स्टूडेंट्स आप अपना ध्यान रखिए, हम मिलते हैं
next time with our new model. Okay students, bye bye, take care.